जब से बीजेपी सरकार आई ना, नौकरियां तो मैं कह ही रहा हूँ, रोजगार नहीं रहे, न्याय तो किसी को मिल ही नहीं रहा। ये तो बोलते हैं अभी ये तो हमारा तो अमृत काल रहा है, लेकिन ये अन्याय काल रहा है इनका। किस खत्म करने के लिए मैं कहता हूँ, देखो आगे हम अगर बीजेपी को नकार के कांग्रेस पार्टी को वोट दें, अपहरण है ना उसमें 3 नंबर पे हो गया। जो अपहरण हो रहे हैं ना, फिरौती मांगी जा रही है, अपहरण हो रहे हैं, उसमें तीसरे नंबर पे हो गया हरियाणा पूरे इंडिया में। और विधानसभा का इलेक्शन आ गया है, और दें क्या, हम जाते हैं गांव में, लोग प्रोग्राम लेते हैं, कहते हैं भाई हम तो वेट कर रहे हैं कल इलेक्शन हो जाए, हम तो पूरे बहुमत से सरकार लेके आएंगे कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में। तो रमेश जी, हरियाणा विधानसभा चुनाव की घंटी आखिर बज चुकी है और चुनावी मैदान में उम्मीदवार अपनी अपनी दावेदारी जो है वो ठोक रहे हैं। कुछ उम्मीदवारों ने तो ये घोषणा भी कर दी है कि टिकट हमारी जेब में है और उन्होंने अपना प्रचार प्रसार चला दिया है। लेकिन कुछ ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर पार्टी हम पर विश्वास करेगी, हमें लोगों की सेवा करने का मौका देगी, टिकट देकर विधानसभा में भेजेगी, तो हम पार्टी का जो प्रचार प्रसार उस पर खरे उतरने वाले। ऐसे ही एक उम्मीदवार है नीलोखेड़ी विधानसभा से रमेश फूले। रमेश फूले की बात करें तो जन स्वास्थ्य विभाग में इन्होंने सेवा दिया और रिटायरमेंट के बाद जो है अब इनका खुद का विचार नहीं था राजनीति में चुनाव लड़ना। लोगों ने ये फैसला किया कि अब रमेश फूले जो हैं वो सोशल एक्टिविटी में हमेशा रहे हैं, स्कूल टाइम से सोशल एक्टिविटी में रहे हैं और जहां भी इन्होंने नौकरी की वहां भी सोशल एक्टिविटी करते रहे हैं और लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। उसके चलते जो है लोगों ने इनके सामने एक विचार रखा, एक पत्र रखा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए नीलोखेड़ी विधानसभा से। इनके मन में लोगों ने जो विचार रखे, इनके मन में कैसे विचार आया विधानसभा चुनाव लड़ने का नीलोखेड़ी से, रमेश फूले से ही जानते हैं। रमेश जी, सबसे पहले तो सावधान इंडिया न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। सर मैं आपका स्वागत करता हूँ सावधान इंडिया न्यूज का, और आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपका स्वागत है। तो रमेश जी, आपने चुनाव कैसे लड़ने की सोची? आप तो एक सरकारी आदमी थे, पब्लिक जन स्वास्थ्य विभाग में थे। देखो मेरा ना डिपार्टमेंट शुरू से ऐसा रहा है जिसमें हमारा पब्लिक से बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ता था। पब्लिक में जाना और पब्लिक के काम करना अच्छा, जब धीरे धीरे आदत हो जाती है अच्छा, फिर उसके बाद अच्छा लगना लग जाता है। अभी हम पब्लिक का काम कर रहे हैं, एक दिल को सेटिस्फेक्शन, एक तसल्ली होती है दिल को, भी हमने किसी गरीब आदमी का या कोई चाहने वाले का हमने किसी का काम किया है और उसकी सेटिस्फेक्शन हमने करी है, कुछ उसका समाधान किया किसी समस्या का। तो रमेश फूले जी, अगर जो हम पत्रकार हैं पूरा इतिहास थोड़ा सा रखते हैं, नीलोखेड़ी की अगर बात की जाए तो नीलोखेड़ी भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसको बसाया था, लेकिन विकास की गंगा यहाँ नहीं बह पाई। तो कैसे सोचते हैं इसको? सर मैं इसके लिए ज़्यादा तो इसके लिए कोई कमेंट्स मैं नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है अगर यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव कोई इफेक्टिव, कोई अच्छा रहे, जिसको ज्ञान भी हो, काम करने का तरीका क्या है और काम करने के मतलब क्या क्या काम करने के हैं, अगर वो इस बात को एनालाइज करें ना, तो काम तो बहुत होने वाले हैं जो नहीं हुए यहाँ पे। तो रमेश जी, कमी ये रही है, मतलब जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी कमी रही है। तो रमेश जी, आप जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता आपको कुछ काम बता भी रही होगी, अपना दुख दर्द भी बांटती है कि हमारा एक नया नेता, क्योंकि आप भी फ्रेश पहली बार शायद चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ लोगों को जनता बरत भी चुकी है। तो जनता आपके बीच में कौन से सवाल जवाब या विकास के रख रही है? अब इसके बारे में तो देखो, अगर डिटेल्स में तो खैर क्या, मतलब हर एक गांव की अलग, वैसे तो अलग अलग समस्याएं होती है गांव की। उस गांव में मैं गया, वहाँ सबसे बड़ी समस्या आती है पानी निकासी की। पानी निकासी यहाँ प्रॉपर नहीं है। एक ये मतलब इसको मानते हैं भी, ये जो एरिया है नीलोखेड़ी का और ये तरावड़ी के आसपास का, इसको धान का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है यहाँ पे। लेकिन होता क्या है भी, जैसे बारिश के सीज़न में पानी आता है यहाँ पे और बहुत ज़मीन ऐसी होती है जिनकी फसलें डूब जाती हैं। ये भी एक मेजर इश्यूज लोग बताते हैं। तीसरी बात है, गांव में पॉन्ड्स यानी जो गांव के जो तालाब है ना, वो ओवरफ्लो होके सड़कों पे आते हैं और बच्चे स्कूल में जाए या लोगों को ना गंदे पानी में से निकलना पड़ता है। ये मेजर समस्या ही हैं। और जो सबसे बड़ी समस्या, ये तो हरियाणा की लगा लो, यहाँ की सिर्फ यहाँ की नहीं, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे रोज़गार की है, क्योंकि कोई मेजर इंडस्ट्रीज नहीं है। तो इस वजह से लोगों को यहाँ रोज़गार की इतनी कमियां हैं कि लोग पलायन कर रहे हैं।
दूसरे देशों में जा रहे हैं, किसी के पास ज़मीन है तो ज़मीन बेच के चला गया, लेकिन बेचारा जो मजदूर है ना तो ज़मीन बेच के जा सकता है, वो क्या करे। और यही मतलब एक प्रॉब्लम आगे कहाँ पहुँचती है, ये लोग मायूस होके, लोग डिप्रेस होके दूसरी डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाते हैं, कोई नशे की तरफ चले गए, नशे का बहुत बोलबाला हो रहा है, यही कारण होते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मतलब। रमेश जी, हम भी कई बार कई प्लान यहाँ चुनाव के बीच में आता, अक्सर लोगों की नीलोखेड़ी विधानसभा की जनता की एक मांग रही है, बस स्टैंड की एक मांग रही है, लेकिन अब आज तक 2-3 प्लान हमें भी आते हुए हो गए हैं, लेकिन आज तक जो है वो बस स्टैंड जनता की सौगात के रूप में नहीं दे पाए। वाकई ये भी एक बड़ी समस्या है। यहाँ पे कोई बस स्टॉप तो चल खैर कई हो जाते हैं छोटे मोटे, लेकिन एक प्रॉपर जगह जहाँ बस स्टैंड होना चाहिए, क्योंकि देखो ये पॉलिटेक्निक है, और आज का नहीं, पॉलिटेक्निक बहुत साल पुराना पॉलिटेक्निक, मेरे ख्याल तो ये हरियाणा में सबसे पुराना पॉलिटेक्निक होगा। और अब तो यहाँ SIT यानी इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यही बन गया यहाँ पे। तो बच्चे तो आते हैं, बाहर से आते हैं, गर्ल्स का भी आने जाने का मतलब कोई ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉपर समाधान है नहीं यहाँ पे, वो जो होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा भी ये जो प्रॉब्लम है, ये सारी कमियाँ ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की रही हैं जो यहाँ पे ले रहे हैं। तो नेता लोगों की अगर बात की जाए तो नेता लोग वादे जरूर करते हैं, वादा कर कर भूल भी जाते हैं, लेकिन रमेश फूले जनता के बारे में क्या सोचते हैं वो अब हम जानने जा रहे हैं। फूले जी, आपने चुनाव लड़ने की सोची है, आपका नीलोखेड़ी विधानसभा की जनता के लिए सर ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है जो आपने सोचा? सर मैं एक चीज बताता हूँ आपको, मेरा परसों भी प्रोग्राम था, कल तो भाई दिल्ली में कोई इंटरव्यू थे हमारे, वहाँ चले गए थे, तो पूरा दिन लग जाता है। परसों भी मेरे 3 गांव में प्रोग्राम थे। पहला गांव था उसमें से प्योंत गांव था, गैदरिंग अच्छी थी। दूसरा गांव था गोंदर में रणजीत नगर है, उसमें प्रोग्राम था। तीसरा था मेरा दादूपुर खुर्द, और मैं रात को 10 बजे घर पहुंचा था परसों। लेकिन लोगों ने जो समस्याएं बताई ना, सुन के मतलब ये लगता है भी लेडीज़ भी बहुत आती हैं, बताते हैं भी रोज़गार की कमी की वजह से ना तो अपनी रसोई ठीक से चला पा रही हैं, पढ़ाना दूर की बात है, घर की रिपेयर करनी है या जो घर के रोज़मर्रा के काम है वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। तो दूसरी बात है, एक जब से बीजेपी सरकार आई ना, नौकरियां तो मैं कह ही रहा हूँ, रोज़गार नहीं रहे, न्याय तो किसी को मिल ही नहीं रहा। ये तो बोलते हैं भी ये तो हमारा तो अमृत काल रहा है, लेकिन ये अन्याय काल रहा है इनका। किसको नौकरी मिली आप देख रहे हैं, 30 बार पेपर लीक हो गए। तो लोग समस्या ही कहते हैं भी हमारे को तो रोज़गार कुछ नहीं, सबसे पहले हमारे को रोज़गार दिलवा दो, भाईचारा मेंटेन रहे हमारा। भाईचारा देख रहे होंगे आप, खराब हो जब से बीजेपी सरकार आई ना, भाईचारा मतलब खराब ही हुआ है। एक दूसरे के प्रति द्वेष, हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, रंग भेद, तो ये तो गलत है। मतलब महिलाओं के प्रति अपराध कितने बढ़ गए आप देख रहे होंगे ना, पिछले 10 साल में 31% महिलाओं के प्रति बढ़े हैं अपराध। SC/ST एक्ट जो लगते हैं, जो एट्रोसिटीज एक्ट है, उसमें आप देखिए कितनी बढ़ोतरी हुई है पिछले 10 सालों में जब से बीजेपी सरकार आई है। अब ये 2014 से अब लगाए तो 6ठे स्थान पे आ गया अब ये, मतलब एट्रोसिटीज में भाई जो SC/ST के प्रति जो अपराध हो रहे हैं ना, 6ठे स्थान पे। बेरोजगारी में नंबर 1 पे हो गया, अपहरण या महिलाओं के साथ छेड़खानी में 2 नंबर पे हो गया, और 6 नंबर पे हो गया। इसमें जो अपहरण है ना उसमें 3 नंबर पे हो गया। जो अपहरण हो रहे हैं ना, फिरौती मांगी जा रही है, अपहरण हो रहे हैं, उसमें तीसरे नंबर पे हो गया हरियाणा पूरे इंडिया में। और SC/ST एट्रोसिटीज उसमें 6 नंबर पे आ गया। उसके बाद लगाइए भाई, कहते हैं अगर सेंटर की बात हम लगाएं, सेंटर की भी बात भी लगाएं, तो एक एक्ट होता था हमारा जिसमें जो ये बैंक से लोन ले लेते थे लोग, किसी की जिम्मेवारी होती है, कितने लोग भाग गए, कोई कह रहे नीरव मोदी चला गया लेके, वो चला गया, कितने करोड़ों रुपए लेके चले गए। ये क्यों है? ये एक इन्होंने बैंक लूट को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। एक एक्ट होता है, मैं उसका नाम बताऊं आपको, उस एक्ट को मिसयूज करके इन्होंने और ये इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया बैंक लूट को, जो ये ले लेके लोग चले गए। उसके बाद लगाओ आप बॉर्डर पे, हमारा जब 1962 में युद्ध हुआ था, वहाँ पे शैतान सिंह मेजर का एक वो बना हुआ था, इंडिया चाइना बॉर्डर पे ना एक बना हुआ था उनका स्मारक, जिसपे सारे मत्था टेकते थे क्योंकि वो अपनी सीमा में था वो। अब इन 10 सालों में क्या हुआ है, वो
बफर जोन में आ गया। वो बफर जोन में क्यों आया, इसका मतलब कहना कि एनक्रोचमेंट हुई है, नहीं है जी। तो ये चीज़ें मिसयूज करके, मतलब ये सारी चीज़ें देखते हुए हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल बैकफुट पे जा रही है। रमेश जी, आप एक और चीज़ बताना चाहूँगा, मैं बिल्कुल आंकड़ों के साथ बोलूँगा, कई चीज़ बीच में मिसप्लेस भी हो जाती है, लेकिन मैं आंकड़ों के साथ बोलूँगा। पिछले 7 सालों में हमारे 18 लाख उद्योग बंद हो गए। ये बिल्कुल एनएसएसओ के रिकॉर्ड पे है, ऑथेंटिक रिकॉर्ड है। 18 लाख उद्योग, पहले जो 2014 में जब ये सरकार सत्ता में आई, 2015 में उन्होंने एनएसएसओ का जो सर्वे आया उसमें 1,97,00,000 लघु उद्योग थे, और 2022-23 में वो लघु उद्योग जाके रह गए हमारे 1,78,00,000। और उस टाइम 2022-23 उसमें जो एम्प्लॉयज़ काम करते थे 2015 में 3,60,00,000 वर्कर काम करते थे। अब वो 1,78,00,000 रह गए जो 2023 में आंकड़े आए, और उसमें 3,06,00,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं। इसका मतलब 15% की गिरावट आ गई, और 9.3% की गिरावट आई है अर्थव्यवस्था में। हम ये लगाएं भाई, बीच में कई ऐसे, एक तो नोटबंदी आ गई, नोटबंदी से भी बहुत फर्क पड़ा है, अर्थव्यवस्था डाउन चली गई थी बहुत, पता हो आप लोगों को भी। उसके बाद आ गया जीएसटी गलत लगा दिया, उससे अर्थव्यवस्था हमारी डाउन चली गई। उसके बाद कोरोना वायरस का भी थोड़ा ज़्यादा इश्यूज रहे हैं। हम मानते हैं कुछ नेचुरल भी आए, लेकिन ये जो मैन मेड है ना, जो ये गलत है। चलो ये इससे उभर गए। उसके बाद कुछ रेज हुआ इनका, कुछ हमारे जो लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, एमएसएमई जिसको बोलते हैं, उसमें कुछ उद्योग हमारे बड़े हैं, लेकिन ये कैपेसिटी आज भी आप ये देखेंगे, जो ये सूक्ष्म उद्योग बड़े हैं, इसमें नौकरियां पैदा करने की क्षमता नहीं रही। पहले 33,000 करोड़ का प्रोजेक्ट होता था इसमें नरेगा में 2014 में, आज वो 86,000 करोड़ का हो गया। वो क्यों? अभी पहले तो कहते थे ये तो सारे गड्ढे खोद दिए, भर दिए, मतलब ये तो सारे ना इनके बेकार की स्कीम है। उसी स्कीम के कारण इन्होंने कोरोना से भी, जब कोरोना में थे, मिनिमम वेजेस पे लोगों ने काम किया, इसी कारण बचाव हुआ सरकार का। उसके बाद लगाओ जो 86,000 करोड़ आज वो बजट है, वो क्यों है भी? जो इनकी नीतियां हैं बीजेपी सरकार की, उसमें जो लोगों को रोजगार मिलते हैं उसमें काम नहीं चलता, रोजगार पूरे नहीं है, जिस वजह से लोग मिनिमम वेजेस से भी काम करने को तैयार हैं। तो नरेगा इन्होंने दे दिया, जो राइट टू इंफॉर्मेशन था वो भी इन्होंने दिया था, उसको भी इन्होंने कमज़ोर कर दिया। तो इन्होंने तो लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम किया है। 146 जो हमारे एमपीज़ उनको बाहर निकाल दिया, देखा आपने। तो ये कोई उसकी बात नहीं, ये लोकतंत्र इतना कमज़ोर हो गया जिसको आप सोच नहीं सकते। इनकी पॉलिसियाँ ऐसी हैं, जो गरीब है वो बहुत गरीब होता चला गया, जो अमीर है वो बहुत अमीर होता चला गया। ध्रुवीकरण इन्होंने कर दिया। उसके बाद आप लगाओ तानाशाही पे आ गए। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए मैं कहता हूँ, देखो आगे हम अगर बीजेपी को नकार के कांग्रेस पार्टी को वोट दें, विधानसभा का इलेक्शन आ गया है, और दें क्या, हम जाते हैं गांव में, लोग प्रोग्राम लेते हैं, कहते हैं भाई हम तो वेट कर रहे हैं कल इलेक्शन हो जाए, हम तो पूरे बहुमत से सरकार लेके आएंगे कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में। तो रमेश जी, आप विधानसभा चुनाव नीलोखेड़ी से लड़ने में पार्टी आप पर विश्वास करती है जी, और रमेश फुल्ले को टिकट देकर नीलोखेड़ी विधानसभा से उतारती है, तो रमेश फुल्ले नीलोखेड़ी विधानसभा की जनता को ड्रीम प्रोजेक्ट क्या देने वाले हैं? ड्रीम प्रोजेक्ट देखो, हम तो एक तो ये चाह रहे हैं, यहाँ पे ये जो मेजर यहाँ का इश्यूज है, जो फ्लडिंग का है, भी फ्लडिंग से राहत मिले, ये भी ड्रीम प्रोजेक्ट होगा, मैं तो ये कहूँगा। उसके बाद जो विलेजेस में कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं ना, भाईचारा मेंटेन होना बहुत जरूरी है। जो फ्लडिंग होती है या जो जोड़ फ्लड मतलब सड़कों पे पानी आता है, उसको ठीक कराना चाहिए। रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो कुछ इंडस्ट्रीज यहाँ बंद हुई, आपको भी पता है, यहाँ पे प्रेस थी और भी कई इंस्टीट्यूट्स थे यहाँ पे। आप ये पंचायत डिपार्टमेंट का, मैं नाम मेरे ध्यान नहीं इसका, वो भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट बंद हो गई है, ताड़े लगे पड़े हैं। कोशिश करेंगे जो छोटे मोटे जो भी हम यहाँ कर सके, यहाँ के लिए रोजगार के लिए जो हम उद्योग धंधे यहाँ पे स्थापित करवा सके, या इस टाइप की मार्केट बना सके। भाई ये एक धान के लिए सबसे
अच्छी जगह मानने की, यहाँ धान की प्रोडक्शन यहाँ बहुत अच्छी है और पूरे दुनिया में फेमस है। रोजगार पर जोर रहेगा। ताकि लोग पैसे बिल्कुल कमाएंगे हाँ, तो सबको उम्मीद यही है अभी हमारे को रोजगार की मिल जाए, बाहर क्यों जाएं लोग, बाहर जाना अवॉइड हो जाए। अब बहुत गांव में तो ऐसे लगता है कि ये कहते हैं जी हमारे तो गांव के 600 बच्चे बाहर चले गए, कोई डेथ भी हो जाती है ना जी, तो बच्चा यहाँ है नहीं, तो संस्कार करने के लिए भी दूसरों को आना पड़ता है। तो ये स्थिति में कहता हूँ ये तो विडम्बना है। मतलब ये तो नीलोखेड़ी विधानसभा की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे अपनी ओर से? जनता को कहना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी को आगे वोट देके भारी बहुमत से जिताएं, और ये सारे जो कार्य जो बता रहे हैं, जो जनहित के कार्य हैं, मैं काम भी थोड़ा बहुत गिनवा देता हूँ छोटे मोटे, इसमें ज़्यादा वो नहीं है। जो संकल्प हमने किया हुआ है कांग्रेस पार्टी ने, भाई वो कांग्रेस पार्टी जनहित में काम करेगी। 100 गज के प्लाट भी देगी, उस पर 2 रूम सेट 3.5 लाख रुपए से बना के जो BPL परिवार है उनको देगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड ऑल दैट। तो उसके बाद 6,000 रुपये पेंशन का भी प्रोविजन रखा हुआ है। बुढ़ापा पेंशन जो है, देखो एक सम्मानजनक स्थिति होगी अपने बुजुर्गों की, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, इतना तो हो जाएगा कम से कम। 500 रुपये में सिलेंडर का भी प्रोविजन है। 2 लाख से ज़्यादा जो वैकेंसी खाली पड़ी हैं वो भी फिलअप करने का, वो भी भरने का कमिटी इसमें संकल्प पत्र में हमारा है प्रोविजन। तो इस टाइप के जो भी हमारे जो ये जनहित के कार्य हैं ना, कोशिश करेंगे इनको लागू करेंगे। और ये हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं उन्होंने डिसाइड किया हुआ है, उसी का संकल्प पत्र बनाया हुआ है। और उसी के आगे मैं ये भी बता रहा हूँ भाई, जो सरकार जो ये गई ना, ये पूछते हैं भाई सबसे ज़्यादा हरियाणा में महंगाई क्यों है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी क्यों है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा यहाँ पे अपने अत्याचार क्यों है, नशे क्यों इतने बढ़ रहे हैं, ये सारी इनकी पॉलिसीज हैं। तो ये इनको देखते हुए मैं इनको अपने नीलोखेड़ी की जनता से, सभी भाइयों से, सभी से प्रार्थना करूंगा, सभी बहनों से, कि कांग्रेस पार्टी को बहुमत से जिताएं और ताकि जनहित में कार्य हो सके। ये हमारे साथ रमेश फूले थे, नई सोच, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, सोशल एक्टिविटी जो है वो करते रहे हैं और जनता के दिलों के दर्द को अच्छी तरह जानते हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है, सबसे पहले अगर पार्टी इन पर विश्वास करती है और नीलोखेड़ी विधानसभा से चुनावी मैदान में अगर ये उतरते हैं, तो सबसे पहले ये नीलोखेड़ी विधानसभा की जनता के लिए रोजगार का प्रबंध करेंगे। क्योंकि अगर लोगों के हाथ में पैसा होगा तो वो अपने हिसाब से पैसा खर्चेंगे, रोजगार होगा तो जो लोग, जो गाँव के बच्चे विदेश जा रहे हैं वो शायद अब नीलोखेड़ी में ही रहेंगे, नीलोखेड़ी के गाँवों में ही रहेंगे। इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, निकासी की बात इन्होंने कही है। और नीलोखेड़ी में एक लंबी मांग काफ़ी समय से चली आ रही है बस स्टैंड की, उसके बारे में भी बात हुई है। और सिलेंडर की अगर बात की, हालांकि कांग्रेस पार्टी 500 रुपये के सिलेंडर की बात कर रही है, इससे पहले ही बीजेपी सरकार ने भी जो है शायद एक कॉपी करने की कोशिश की है और BPL परिवारों को 500 रुपये सिलेंडर की घोषणा जरूर की है। मिलेगा या नहीं मिलेगा आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल रमेश फूला ने नीलोखेड़ी विधानसभा की जनता को ये जरूर कहा कि आपको अपना भविष्य चुनना है तो रमेश फूले की बात सुने। कांग्रेस पार्टी के लिए वोट की अपील तमाम, ये सिर्फ नीलोखेड़ी विधानसभा की बात नहीं कर रहे, तमाम लोगों से, हरियाणा भर के लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को वोट करें, आपको अगर अपना उज्जवल भविष्य चाहिए। नीलोखेड़ी से मेरे सहयोगी नेटवर्क के लिए संजय रैना की रिपोर्ट।